Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you all are fit and fine with the grace of Almighty Allah. Today we will discuss chapter number 2, data types, assignments and input output statements. So according to स्मार्ट सिलेबस हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब बच्चों इंट्रोडक्शन में से कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसमें से हमने इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग करेंगे। इसमें से आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्स इन 1963 एट डॉर्मथ कॉलेज यूएसए। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। हु इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक लैंग्वेज या हु डेवलप्ड द बेसिक लैंग्वेज, हु वाज द डेवलपर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। तो आपसे किसी भी तरह की वर्डिंग से वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे। अब इसका पर्पस क्या था? बेसिक लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस क्या था? बेसिकली ये लर्निंग पर्पस के लिए बनाई गई थी। क्यों बनाई गई? ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता था ये, तो ये आसान बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए ये डेवलप की गई लैंग्वेज। GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। GW बेसिक बेसिकली है क्या? इंटरप्रेटर है बिगनर्स के लिए। There are new other translator interpreter for basic for different vendors। अब बेसिक के डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं, जिसमें से हमारे पास क्यू बेसिक भी है। अब आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन क्यू बेसिक या व्हाट इज़ क्यू बेसिक। तो आप बताएंगे क्यू बेसिक किस चीज़ की एब्रीविएशन है? क्विक बेसिक की। अब इसका पर्पस क्या है? विच प्रोवाइड अ मेन्यू ड्राइवन इन्वायरमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। यानी इसने क्या करना है कि बेसिक प्रोग्राम को राइट करने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी इसको रन करवाने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है? मेन्यू ड्राइवन इन्वायरमेंट। यानी हमें ऐसी इन्वायरमेंट या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें हम प्रोग्राम को ना सिर्फ राइट कर सकते हैं बल्कि हम उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है राइटिंग एंड प्रोग्राम्स इन बेसिक। यानी हमने बेसिक के अंदर प्रोग्राम्स को कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए GW बेसिक प्रोवाइड दी IDE। GW बेसिक क्या प्रोवाइड करता है? IDE प्रोवाइड करता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका पर्पस क्या है? विच वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यानी इसके अंदर हम प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और लोड और एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब इन्हीं सब टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रिएट एंड सेव दी प्रोग्राम। यानी हमने किसी भी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट और सेव करना है। तो प्रोग्राम को क्रिएट या सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है जिसको फॉलो करके प्रोग्राम को क्रिएट या सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है लाइन नंबर एंड स्टेटमेंट। एस जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर है। अब लाइन नंबर का क्या मतलब है? जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सबसे पहले उसका लाइन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। ये जो लाइन नंबर है ये क्या होता है? अनअसाइंड इंटीजर होते हैं इन रेंज ऑफ 0 to 65,529। यानी 0 से 65,529 तक कोई भी आप लाइन नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हम 10-10 के इंटरवल से रखते हैं। नहीं ये 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन चलता रहता है। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई खुद से लाइन नंबर असाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट्स क्या है? इज़ एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एस का मतलब है कि कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कर सकती है, जिसकी कमांड बेसिक के पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन However, there may be more than one statements on a line। ये भी हो सकता है कि एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएं। तो अब आप, यानी हमने तो देखा कि जैसे हमने लाइन नंबर 10 दिया उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी। अब अगर आप एक ही लाइन में ज़्यादा सारी स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे ये कॉलन साइन है, हम ये कॉलन साइन वहाँ पे लिखेंगे
पुट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट 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 फोन चलता जाएगा। अब अगर हमारे पास आ जाए लाइन नंबर्स, यानी हमारे पास है लाइन नंबर 45 भी और लाइन नंबर 60 भी है। अब हमने तो पढ़ा था यहाँ पर कि हम 0 से लेकर 65,529 तक कोई भी लाइन नंबर असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बता दिया गया कि जो प्रोग्राम है ना उसने किस हिसाब से चलना है, उसने असेंडिंग ऑर्डर्स को देखना है। यानी सबसे पहले वो देखेगा सबसे छोटी लाइन नंबर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा एंड सो ऑन चलता जाएगा। यानी एग्जाम्पल यहाँ पे 45 लाइन नंबर है और 60 है। आपने क्या किया, 60 को पहले लिख दिया, 45 को आपने लिखा बाद में। अब होना तो ये चाहिए था कि कंप्यूटर ने पहले 60 देखा तो पहले 60 को रन करवाए, लेकिन कंप्यूटर ने ऐसा नहीं करना। उसने पहले लाइन नंबर 45 को वो एग्जीक्यूट करवाएगा, देन वो लाइन नंबर 60 को एग्जीक्यूट करवाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 60 ग्रेटर है लाइन नंबर 45 से। अब अगर हम एक ही लाइन को दोबारा से यूज़ कर लें, यानी री यूज़ करें हम किसी भी लाइन का, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी उस लाइन का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, या डाटा के लॉस होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम किसी भी लाइन को री यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने एक प्रोग्राम तो बना लिया, अब बनाने के बाद फ्यूचर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी प्रोग्राम को सेव कर लेंगे हम। अब जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हम सेव कैसे करें, हमें उसका पहले प्रोसेस पता होना चाहिए। तो GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर, यानी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। कहाँ पर? इन बेसिक। सबसे पहले या तो आप उसकी शॉर्टकट की यानी F4 को प्रेस करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेव कमांड अपीयर होगी और आप उसको सेव कर लें। सेकंड मेथड क्या है, टाइप अ वैलिड नेम। उसके बाद आप उसका नेम, वहाँ पे कोई सा भी वैलिड नेम आप लिखेंगे और आपने उसको एंटर कर देना है, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। तो सेव करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आप प्रेस करेंगे F4 की यानी शॉर्टकट की, या फिर आप टाइप करें सेव कमांड। उसके बाद हमने कोई भी वैलिड नेम रखना है, यानी नेम रखने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। आपने उसका नाम देना है प्रोग्राम का, उसके बाद आपने प्रेस की एंटर कर देंगे और देन हमारे पास द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम, जो आपने इधर उसको नाम दिया था उस नाम के साथ आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया लोड दी प्रोग्राम, यानी हमने प्रोग्राम बना लिया, सेव कर लिया, अब हमने उसको लोड करवाना है। लोड करने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर में हमने देखा कि दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अब वो डिवाइसेस कौन सी हैं, हार्ड डिस्क है हमारे पास, और इसमें वो लोड हो जाएगा। सेव्ड प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब हम इसके पास, आपके पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर टू लोड द प्रोग्राम इन बेसिक। तो उसके लिए आपने इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है, ये आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है कि लोड की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड, यानी आप F3 की प्रेस करेंगी या आप लोड कमांड को टाइप करेंगी। उसके बाद आपने उसका कोई भी वैलिड नेम रखना है और देन आपने कर देना है एंटर की को प्रेस, और इससे हमारी जो फाइल थी वो लोड हो जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट आ गया एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम, यानी आपने फाइल को लोड कर लिया, अब हमने उसको करवाना है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब है कि जो आपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को रन करवाएगा। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी, यानी जो हमारा प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लोड में कि उसने क्या करना है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में लोड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड होगा एग्जीक्यूशन से पहले पहले। अब इसके लिए भी, एग्जीक्यूशन के लिए आप शॉर्टकट की याद रखेंगे कि इसकी शॉर्टकट की है F2, लोड की है F3 और एग्जीक्यूशन की है F2। उसके बाद आपने क्या करना है, या आपने टाइप करना है रन कमांड, बिकॉज एग्जीक्यूट और रन एक ही चीज़ है। उसके बाद आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल
फॉलो इट, जो आउटपुट है प्रोग्राम की वो हमारे पास इसकी शो हो जाएगी। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, हर बेसिक प्रोग्राम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको वो फॉलो करेगा। तो वो क्या रूल्स हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, ये हमने अभी भी देखा कि कोई भी प्रोग्राम है वो लाजमी बात है कि लाइन नंबर से ही शुरू होगा। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब हमें चाहिए कि हम हर जो स्टेटमेंट है हमारा प्रोग्राम है बेसिक का, उसको एंड जब ख़त्म हो जाए तो हम वहाँ पे एंड स्टेटमेंट दे दें। ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हम देते हैं तो ये अच्छा है। रिपीटिशन ऑफ नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर नंबर्स की रिपीटिशन नहीं कर सकते। यानी अगर एक लाइन नंबर 10 है तो आप 4-5 के बाद दोबारा से लाइन नंबर 10 नहीं दे सकते। जो एक दफ़ा हमने नंबर दे दिया सो दे दिया। Two or more statements can be written on the line but they must be separated by a colon। अगर हम दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी एक लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें कॉलन साइन देना पड़ेगा। इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। इन इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डजंट मैटर। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो किसी भी प्रोग्राम की वो मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, A program line number is 90 can appear before the line number 60। या अभी भी हमने एक एग्जांपल देखी 45 और 60 के साथ, कि अगर हमने पहले लाइन नंबर 90 दे दी है बाद में 60 दी तो फिजिकली अपीयरेंस मैटर नहीं करेगी कि पहले लाइन नंबर 90 आई तो हम 90 को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। नहीं, हम ये देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले जो छोटा लाइन नंबर है वो एग्जीक्यूट होगा, देन ग्रेटर लाइन नंबर होगा। यानी 90 और 60 था तो पहले लाइन नंबर 60 एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये बाद में है, लेकिन कंप्यूटर ने पहले 60 को एग्जीक्यूट करवाना है, फिर उसने लाइन नंबर 90 को एग्जीक्यूट करवाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है रिजर्व वर्ड्स। अब ये रिजर्व वर्ड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिजर्व वर्ड्स या व्हाट इज़ कीवर्ड। तो आप बताएंगे रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड्स आर द वर्ड्स, ये बोल पास होते हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनके मीनिंग पहले से ही बेसिक में डिसाइडेड है। आप उनके मीनिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसका फंक्शन उसका फीचर हमें बता दिया गया है, हमने उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। कीवर्ड कांट बी यूज इन वेरिएबल नेम। अब चूंकि ये स्पेसिफिक नेम होते हैं तो आप इनको वेरिएबल का नाम रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनके अलावा आप बाकी जो मर्ज़ी यूज़ करें। अब कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, इफ़, एल्स, देन, व्हाइल, एक्सेट्रा। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड्स को हमेशा आपने कैपिटल ही लिखना है, आपने इसको स्मॉल कैप्स में नहीं लिखना। अब हमारे पास आ गया वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको वैसे देख सकते हैं बिकॉज हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल भी है और रिजर्व वर्ड्स भी है। तो सेंटर में ही हमारे पास वेरिएबल आ रही है, तो इस वजह से हम इस टर्म को भी देख लेते हैं। वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और ये चेंज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या जब हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो तब हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब वेरिएबल का नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। अब ये जो रूल्स हैं ये आपके पास लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसका पार्ट होगा, यानी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, अदरवाइज ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। बेसिक वेरिएबल कांट बी मोर देन 40 कैरेक्टर, यानी वेरिएबल का जो नेम है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर के एक सिंगल अल्फ़ाबेट जो है वो एक करैक्टर है। द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट। अब इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, बोथ अपर एंड लोअर केस, यानी अपर केस लोअर केस दोनों में आ सकते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी। इसके अलावा इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं। फर्स्ट करैक्टर जो भी वेरिएबल नेम का होगा वो लाजमी है कि अल्फ़ाबेट ही हो, वो नंबर या करैक्टर नहीं हो सकता, यानी कोई सिंबल नहीं हो सकता, वो अल्फ़ाबेट ही होगा। रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ये हमने इधर भी देखा था अभी। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम्स में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, यानी खाली जगह नहीं छोड़ी जा सकती। हाउएवर द लास्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम
मे बी स्पेशल करेक्टर, जो लास्ट है वो स्पेशल टाइप का हो सकता है। टाइप डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल, यानी जो लास्ट करेक्टर है वो टाइप डिक्लेरेशन हो सकता है, यानी वो इसकी टाइप डिक्लेयर करेगा कि किस टाइप का वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। इफ द टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप इसकी टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, इट इज़ एज्यूम्ड एज रियल टाइप वेरिएबल, तो उसको वो क्या एज्यूम कर लेगा, रियल टाइप वेरिएबल। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने उसकी टाइप डिक्लेयर नहीं की वेरिएबल की तो क्या होगा, तो हम उसको या कंप्यूटर उसको एज्यूम क्या करेगा, रियल टाइप वेरिएबल। टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर in GW basic, type declaration character represents the type of variable। टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर ने क्या करना है, इसने वेरिएबल की टाइप बतानी है कि किस टाइप का डाटा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ करेक्टर्स गिवन है, तो हमने इन करेक्टर्स की टाइप बतानी है। सपोज फर्स्ट हमारे पास डॉलर साइन है, तो ये किस चीज़ को शो करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। फिर हमारे पास परसेंटेज इंटीजर को, फिर ये हमारे पास सिंगल प्रिसिशन आ गया और डबल प्रिसिशन वेरिएबल्स आ गए। इसी की एग्जांपल हमारे पास इधर गिवन है, यानी ये हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में हमारे पास क्या आएगा, उसकी मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड होगी, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करेगा। इंटीजर की 2 बाइट्स, फिर उसके बाद हमारे पास सिंगल प्रिसिशन की 4 बाइट और डबल प्रिसिशन की आएंगी 8 बाइट्स। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये भी आपके पास ये जो इतना टेबल हमने पढ़ा, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं, तो ये आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो आपके पास है न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। अब न्यूमेरिक जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि ऐसा वेरिएबल होगा जिसने क्या करना है, न्यूमेरिक डाटा को शो करना है, कि इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अब न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकते हैं और हमारे पास होल नंबर्स भी हो सकते हैं। इफ डोंट स्पेसिफाई द इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, GW बेसिक कंसीडर इट एज ए सिंगल प्रिसिशन। जैसे हमने रूल्स में भी पढ़ा था कि अगर आपने इसकी टाइप नहीं डिक्लेयर की, तो उसने उसको क्या डिक्लेयर कर देना है कि ये सिंगल प्रिसिशन है, और सिंगल प्रिसिशन के लिए हमें कितनी मेमोरी चाहिए, हमें चाहिए 4 बाइट्स की। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रेदर यूज डबल प्रिसिशन। अगर हमें अच्छी उसकी एक्यूरेसी चाहिए तो हमें उसके लिए फिर डबल प्रिसिशन को यूज़ करना पड़ेगा। देन हमारे पास अब अगर आपके पास क्या रहता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि बताएं वेरिएबल की टाइप्स कितनी है, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, उसमें आपने ये दोनों टाइप्स बता देनी है। देन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने इसकी टाइप्स बतानी है, इसी तरह से फिर वन बाय वन आप हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नहीं है, तो आपने एग्जाम्पल खुद से ऐड कर लेनी है। स्ट्रिंग वेरिएबल, अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। ये करेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम किस में इनक्लोज करते हैं, डबल कोटेशन के अंदर, यानी हम इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे। अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, यानी इसके अंदर करेक्टर्स जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं, जैसे आई लव पाकिस्तान। अगर हम इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। अब बेसिक में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग करेक्टर है उसके लिए मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ होंगे, लेकिन बेसिक में हम जो है वो डॉलर साइन को यूज़ करते हैं। यानी डॉलर साइन जहाँ पे आएगा तो उससे हम इंडिकेट कर लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल की बात हो रही है। इसके अलावा स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई भी न्यूमेरिक डाटा जो है या न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती, इसके अंदर टेक्स्ट में डाटा मोस्टली होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कांट बी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। स्ट्रिंग जो है वो ना तो ऐड प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही ये डिवाइड कर सकता है। देयर आर सम अदर ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं मैथमेटिक्स के अलावा बाकी के हम फंक्शंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम।
सपोज जैसे 5 10 8 के डिजिट्स एज इट इज़ ही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। अ कांस्टेंट इज क्वांटिटी हुज वैल्यूज कांट बी चेंज्ड, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। अनलाइक अ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल की तरह वेरिएबल को हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल होंगे, जबकि कांस्टेंट जो है वो चेंजेबल नहीं होते। तो यहाँ पर आपने इसके साथ जस्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। आपके स्मार्ट सिलेबस में जस्ट कांस्टेंट है, इसकी टाइप्स नहीं है, तो आप इसकी जस्ट डेफिनेशन और टाइप्स के जस्ट नाम ही याद रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कमांड्स में हमारे पास जो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस वो है ऑटो कमांड। तो ऑटो कमांड का पर्पस क्या है? दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर, यानी अगर आप खुद से लाइन नंबर नहीं देते हैं तो ऑटो कमांड खुद ब खुद ही लाइन नंबर दे देगा। अब ये लाइन नंबर कैसे देगा? विद इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ लाइन नंबर असाइन कर देगा। इसका सिंटैक्स क्या है? ऑटो, उसके बाद लाइन नंबर, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन इंक्रीमेंट, क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो वो इंक्रीज करता जाएगा लाइन नंबर के अंदर, फिर ऑटो, और उसके बाद दोबारा से उसने इंक्रीमेंट कर देना है। अब अगर तो ये आपके पास आ रहता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तब आपने इसको कैसे करना है? अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, तब आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन, इसके साथ आपने देना है इसका सिंटैक्स, और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है ये, तो आपने इन एग्जांपल्स में से कोई सी आप उसकी एक या दो एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। यानी अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उस स्टेटमेंट या उस कमांड की डेफिनेशन उसको डिफाइन करेंगे, उसका सिंटैक्स, उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल्स में से एक या दो एग्जाम्पल्स भी लाजमी कोट करनी है। उसके बाद क्लियर कमांड हमारे पास सिलेबस में नहीं है, देन हमारे पास डिलीट भी नहीं है, हमारे पास है एडिट कमांड। तो हम एडिट कमांड को देख लेते हैं। अब एडिट कमांड का सेम वही केस है कि हमने इसको सबसे पहले डिफाइन करना है विद सिंटैक्स। तो एडिट कमांड का क्या मकसद है? दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन, यानी इसने प्रोग्राम लाइन में चेंजिंग करने के लिए यूज़ होगा। सिंटैक्स इसका क्या है? एडिट लाइन नंबर, यानी किस लाइन नंबर में हम एडिटिंग करना चाहते हैं या चेंजिंग करना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? लाइन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट, यानी वो लाइन नंबर जिसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं उस लाइन नंबर को शो करेगा। द पीरियड, यहाँ पर देखिए एडिट के बाद एक छोटा सा डॉट आ रहा है, तो ये जो डॉट है ना, रेफर टू द करंट लाइन नंबर, यानी ये करंट लाइन नंबर को शो करेगा कि हम इस टाइम पे किस लाइन नंबर की बात कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स, तो इसकी भी एग्जांपल्स में से आप कोई सी एक एग्जांपल दे सकते हैं। एडिट 140 दे दें, बल्कि ये इस पेज के ऊपर एक ही एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए एडिट 140, यानी आपने फर्स्ट लाइन नंबर दिया, उसके बाद एडिट डॉट है, ये हमने करंट लाइन नंबर दिया कि आपने किस लाइन नंबर में एडिटिंग करना चाहते हैं और उस लाइन को आप क्या नंबर असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को मैंशन कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है लोड कमांड। दिस कमांड लोड्स ऑफ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। लोड कमांड ने क्या करना है कि फाइल को मेमोरी के अंदर, किस मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसने उसको लोड करना है। इसका सिंटैक्स है हमारे पास फाइल नेम और ब्रैकेट्स में हम कोमा और आर लिखेंगे। अब फाइल नेम क्या है? नेम ऑफ फाइल टू बी लोडेड। ये फाइल नेम हमें वो बताएगा कि हम किस फाइल को लोड करना चाहते हैं। If the R option is the used with load command of the program runs after it is loaded। R ने हमें ये बताना है कि किसके बाद हमने इस फाइल को लोड करना है, यानी फाइल नेम उस फाइल का नाम जिसको हम लोड करना चाहते हैं, और R किसके बाद लोड करना चाहते हैं, ये उस चीज़ को शो करेगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, आप इन दो में से कोई सी एक कर लेंगे अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। वैसे ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, अब हमारे पास नेम भी नहीं है, री नंबर भी नहीं है, उसके बाद है रन कमांड। रन कमांड हमारे पास है, तो हम रन कमांड को देखेंगे। रन यानी इसने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी। इसने क्या करना है कि करंटली मेमोरी के अंदर किस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं
इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन द मेमोरी, अगर वो प्रोग्राम हमारी मेमोरी में नहीं है, इट फर्स्ट लोड, तो वो पहले उसको लोड करेगा, अभी भी हमने लोड कमांड को पढ़ा था, उसके बाद वो उसको रन करवाएगा। इसका सिंटैक्स है लाइन नंबर आर, रन फाइल नेम आर। अब इसी की डिटेल हम देख लेते हैं। अगर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने जस्ट इसकी इतनी डेफिनेशन, उसके बाद आपने इसका सिंटैक्स और देन उसकी आपने लिख देनी है एग्जांपल। जितना मैंने हाईलाइट किया आपने सिर्फ इतना ही लिखना है अगर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो, बिकॉज ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर सेव कमांड। अब सेव कमांड क्या है? दिस कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज़। यानी आपने जब एक प्रोग्राम को बना लिया, हमने क्रिएट किया था, तो हमने पढ़ा था कि हम उसको सेव भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो अब आपने उसको सेव करने के लिए अगर आप कोई कमांड बनाना चाहते हैं तो आप वो कमांड कैसे बनाएंगे? उसके लिए सिंटैक्स है फाइल नेम। सबसे पहले आपने फाइल नेम देना है, उसके बाद ए, फिर फाइल नेम और पी। अभी हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली इसकी डिटेल है। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक सेव द फाइल नेम इन कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो GW बेसिक क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट में इसको सेव रखता है। बाइनरी बिकॉज कंप्यूटर जो है वो जस्ट बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इफ द ऑप्शन ए स्पेसिफाइड, अगर हम ऑप्शन ए को यूज़ करेंगे, ये जो हमने अभी भी सेंटेक्स में पढ़ा था, ए फर्स्ट लाइन में था और पी था सेकेंड लाइन में, तो इन सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट, तो ए का मतलब है कि उसने उसको ASCII फॉर्मेट में सेव करना है। और अगर हम उसको पी में देते हैं तो इज़ एन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, तो इसका मतलब है कि आपने उसको बाइनरी फॉर्मेट में कोड किया। वी कांट लिस्ट और एडिट अ फाइल सेव इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट, हाउएवर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, तो आप में से कोई सी भी एक एग्जांपल कर सकते हैं। यानी अगर आपने इसको स्पेसिफाइड फॉर्मेट ASCII में करना है तो आप इसका ए वाले को देखेंगे, अगर आपने इसको बाइनरी फॉर्मेट में करना है देन आप इसको नीचे वाले को देख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास सिस्टम कमांड। तो दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। अब अगर आपने GW बेसिक से एग्ज़िट करना है तो उसके लिए आप सिस्टम कमांड को यूज़ करेंगे और आपका कंट्रोल दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वापस आ जाएगा। अब इसका सिंटैक्स क्या है? जस्ट सिस्टम एग्जाम्पल सिस्टम और उसके बाद आपने टाइप इनडायरेक्ट मोड, यानी आपने इनडायरेक्ट मोड को चूज़ किया। हमने मोड्स देखे हैं, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ मोड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड। तो टाइप इन डायरेक्ट मोड हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। उसके बाद आपके पास लिस्ट कमांड हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद हमारी कमांड्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट्स को कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट्स हेयर सम कॉमनली यूज स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन हमने देखनी है एंड स्टेटमेंट। ये जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स या कमांड्स पढ़ी ये हमारे पास सारी ही शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं या ये हमसे MCQs में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी एंड इसके नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या करना है, प्रोग्राम की टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होना है, यानी इख्तिताम के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, या जितनी भी फाइल्स हैं उसको क्लोज कर देगा और रिटर्न कर जाएगा दोबारा से कमांड लेवल के ऊपर। इसका सिंटैक्स है जस्ट एंड। उसके बाद है रैम स्टेटमेंट। दिस इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कि ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। एंड इज़ यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन दी प्रोग्राम, और ये क्या करता है कि प्रोग्राम के अंदर एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स को एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स को ये ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसकी हमारे पास सिंटैक्स क्या है, रैम रिमार्क्स और उसके बाद रिमार्क्स। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो आपने ये जितना मैंने हाईलाइट किया इतना सिर्फ लिखेंगे और याद करेंगे। अगर आप ये इसके साथ में एग्जांपल देना चाहते हैं तो ये एडिशनल है, आप दे सकते हैं, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप जस्ट डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स दे देते हैं तो ये तब भी ठीक है।
अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन बेसिक। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। अगर शॉर्ट में आता है तो वो जस्ट इसकी टाइप्स को वन बाय वन पूछेंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बेसिक में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उसकी टाइप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाम से ही शो हो रहा है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो सारी की सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आएंगी। जैसे सब्ट्रैक्शन है, उसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ए प्लस बी है, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके बाद हमारे पास इसका बेसिक में एक्सप्रेशन भी ए प्लस बी ही होगा। फिर अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो माइनस साइन यूज़ होगा और ए माइनस बी ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आपके पास अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके लिए स्टेरिक साइन यूज़ होगा। डिवीजन के लिए हैश, एक्सपोनेंट, निगेशन साइन के लिए मॉडुलस, उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना आपके पास, तो आपने इसको बच्चों करना कैसे है। आपने अरिथमेटिक सबसे पहले सबके नाम वन बाय वन लिखेंगे, देन आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन की हेडिंग दी, इसकी डेफिनेशन और ये टेबल ड्रा किया। इसी टेबल को आपने अपनी वर्डिंग में या इसी टेबल को, ये नीचे जितना भी हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें उन्होंने इस पैराग्राफ में इसी टेबल को डिफाइन किया है, तो आप भी इसको वैसे ही डिफाइन कर लेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, जैसे इसके नाम से मुझे शो हो रहा है कि इसने क्या करना है, दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन कायम करना है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, टू वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और उसका आंसर हमारे पास ट्रू या फाल्स में आ जाता है। अब हमारे पास आंसर ट्रू कब आएगा, फाल्स कब आएगा। अगर हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको ये वन से डिनोट करेगा। अगर हमारे पास आंसर फाल्स आ रहा है तो उसको ये ज़ीरो से डिनोट करेगा। उसके लिए ये हमारे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है, हम इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें उसने टू वैल्यूज़ को चुन के कंपेयर करना है, तो अगर हमारे पास इक्वल टू वैल्यूज़ को करना है तो उसके लिए इक्वल साइन, अगर लेस देन करना है ग्रेटर, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू। अगर हमारे दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो उसके लिए नॉट इक्वल आएगा। अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर की हेडिंग देनी है, इसके मेन पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। जैसे बुक में इधर ट्रू फाल्स को बोल्ड किया गया है, 0 और 1 को आपने भी ऐसे उसको बोल्ड करना है। उसके बाद आपने टेबल ड्रा करना है। उसके बाद आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या आता है, लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वंस। अच्छा, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का इन शॉर्ट अगर देखें तो हमारे पास होते हैं तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये तीन हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे। अब एंड में क्या होता है कि अगर हमारे पास बोथ वैल्यूज़ एट अ टाइम ट्रू हैं तो हम उसको ट्रू कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स है। और ऑपरेटर को हम कब देखेंगे, इसमें भी टू वैल्यूज़ को हम कंबाइन करते हैं, और अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो हम उसको ट्रू कंसीडर करेंगे। और नॉट को हमने क्या करना है, उसका निगेट ले लेना होता है, यानी हम उसका उलट ले लेते हैं। अगर ट्रू है तो हम उसको फॉल्स बना देंगे, अगर फॉल्स है तो हम उसको ट्रू ले लेंगे। जैसे ये अभी इधर, ये हमारे पास आ गया यहाँ के ऊपर एक टेबल। इस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे नॉट ऑपरेटर को पहले देखते हैं। एक हमारे पास आ गया एक्स और नॉट एक्स, यानी हमने एक्स और नॉट एक्स को देखना है। एक्स की पहले वैल्यू जो है वो हमने क्या दी, ट्रू, और सेकंड वैल्यू हमने दे दी फॉल्स। तो ट्रू ने यहाँ पर आके चेंज हो जाना, हमने देखा कि इसका रिवर्स ले लिया जाता है। ट्रू ट्रू का रिवर्स लेंगे वो हो जाएगा फॉल्स, और इसी तरह से जब आप फॉल्स का रिवर्स लेंगे तो वो बन जाएगा ट्रू। अब एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा कि दोनों वैल्यूज़ एट अ टाइम ट्रू होना ज़रूरी है। तो इसमें जब भी हमारे पास टू वेरिएबल्स आ जाएंगे तो उसका लिखने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल होना है ना, एक्स वेरिएबल, उसकी फर्स्ट हाफ जो वैल्यूज़ हैं, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो फोर रोज बनेगी, फर्स्ट टू ट्रू और नेक्स्ट टू हमारे पास हो जानी है फॉल्स। इसी तरह जब सेकंड वेरिएबल होगा उसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट से हमने हाफ करनी है, यानी अगर पहले दो ट्रू थे तो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हो गई। अब इन दोनों को हम देखेंगे, अगर ये एट अ टाइम ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए ट्रू ट्रू था तो यहाँ पे ट्रू आ गया, उसके बाद ये हमारे पास तीनों ही नीचे आ जाएंगे फॉल्स। सेम इसी तरह से और ऑपरेटर को पहले हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। हमारे पास टू वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे फोर रोज ड्रा करनी है। फोर में से फर्स्ट हाफ ट्रू, नेक्स्ट हाफ हमारे पास हो जाएंगी फॉल्स।
एक्स के अंदर हम सॉरी वाई वेरिएबल में अब हम उससे भी हाफ इसकी वैल्यूज़ की जो है वो कर देंगे, यानी अगर पहली दो ट्रू एक्स की थी तो यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स होगी, फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो ये हमने वाई को भी असाइन कर दी। अब दोनों में से एट अ टाइम जहाँ पे ट्रू आएगा तो हम उसको भी ट्रू करेंगे, और अगर एक सिंगल वैल्यू भी ट्रू है तो हम ट्रू करेंगे उसको और में। क्यों? बिकॉज और में हमारे पास होती है चॉइस। अब देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, बिकॉज एक जगह ट्रू था तो ये ट्रू हो गया। फाल ट्रू, एक जगह हमारे पास ट्रू था तो ये ट्रू हो गया। फाल फाल बोथ आर फॉल्स, दैट्स वाई एक्स और वाई इज फॉल्स। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब आपने पेपर में ना ये सारा क्वेश्चन एज इट इज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। आप पहले नॉट की हेडिंग दें, नॉट का ऑपरेटर टेबल अलग बना लें, फिर आप एंड की हेडिंग दें, एंड को एक्सप्लेन करें, उसका टेबल बनाएं, और की हेडिंग दें कि और को एक्सप्लेन करें, देन उसका आप टेबल दोबारा से बना लें। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का हमारे पास पर्पस क्या है? तो ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स टू परफॉर्म कंपैरिजन। यानी इसने क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स ने स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए जब हम यूज़ करेंगे, यानी रिलेशनल ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन उनका शो करवाने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? इसके लिए हम प्लस साइन, ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास इधर एक एग्जांपल है, यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट एंड बुक बोर्ड, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। अब आप ये देखिए कि इसने क्या किया, हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग्स थे। हमने ए एस पहले का नाम था पंजाब टेक्स्ट का, और बी डॉलर जो है ये किसका नाम था, बुक बोर्ड का। इनके दरम्यान हमने प्लस साइन यानी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ किया। अब इसने दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करना है, उनका कनेक्शन क्रिएट कर देना है। तो इसने क्या किया, पंजाब टेक्स्ट उसके साथ बुक को मिला दिया, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बन गया। यानी हमने दो जो थे हमारे पास स्ट्रिंग्स, उनका रिलेशन शो करवा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। यानी आपने स्ट्रिंग है या आपके पास कोई भी वैल्यू है तो उसको स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, या आपने कोई भी वर्किंग की, प्रोसेसिंग की, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट को एज ए वेरिएबल, यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, इक्वल साइन। इक्वल साइन हमेशा वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया, जैसे ये है a इज़ इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a किसके इक्वल है, 10 के, यानी a को वैल्यू 10 असाइन की गई। इसी तरह a डॉलर इज़ इक्वल टू हेलो, यानी यहाँ पे जो स्ट्रिंग a है उसकी वैल्यू क्या है, हेलो है। द वैल्यू इज़ the value to right side of the operators is assigned to the value on the left side of the assignment operator, and this statement is called असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है कि हम ऑपरेटर्स को कैसे कैसे, यानी अगर हमारे पास ये इकट्ठे ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपको बोर्ड मैथ्स का रूल याद होगा, जैसे हम मैथ्स में बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह से ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे जो टेबल है इसको अच्छे से बच्चों आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, या ये आपके पास वैसे एमसीक्यू इसमें से कम बल्कि इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है। मोस्टली ये आपके पास जो है वो एमसीक्यू पूछा जाता है, तो उसको इसी सीक्वेंस से आप अपने माइंड में इसको रखेंगे या इसको आप लोग याद कर लेंगे। Read data statement is used to store numeric and string constant that are assessed by a read statement specified somewhere in the program। अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, रीड डाटा स्टेटमेंट को डिफाइन करें, तो आप जस्ट इसको यहीं तक डिफाइन करेंगे। इसके साथ आपने डाटा की हेडिंग देकर और डाटा स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखना है, और उसके साथ आपने रीड का ये सिंटैक्स लिख देना है, यानी दोनों के आप सिंटैक्स लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, बस ये आपके पास 2 मार्क्स का हो गया अगर रीड डाटा स्टेटमेंट आता है तो। अगर वो अलग अलग पूछ लेता है
कि रीड स्टेटमेंट क्या है, डाटा स्टेटमेंट क्या है, तब आप उसका सिंटैक्स भी लिखेंगे, उसके साथ आपने इसकी ये एग्जांपल भी देनी है। इसी तरह से रीड की भी आप सेम वही करेंगे कि आपने सबसे पहले इसकी देनी है, इसकी आपने ये देनी है डेफिनेशन, अगर अलग से पूछा जाता है। तो रीड स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? रीड वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट, यानी डाटा स्टेटमेंट में हम जो भी वैल्यू देंगे उसको रीड आउट करने के लिए रीड स्टेटमेंट यूज़ होती है। एंड असाइंस देम टू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, और उसके बाद या जो उस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी जो उसकी वैल्यू होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसको भी ये वैल्यूज़ असाइन करने के लिए या उसको डाटा, यानी इन शॉर्ट अगर कोई रीड डाटा स्टेटमेंट है तो हमने क्या करना है कि डाटा स्टेटमेंट में जो डाटा दिया जाएगा उसको रीड आउट करने के लिए रीड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका आपने सिंटैक्स अच्छे से देख लेना है। अब इसकी डिटेल में देखते हैं। द रीड स्टेटमेंट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा लेकिन हम जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए इसको देखेंगे। द रीड स्टेटमेंट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ डाटा स्टेटमेंट, यानी डाटा स्टेटमेंट के लिए रीड स्टेटमेंट जो है वो लाजमी हिस्सा है। द रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन, यानी रीड और डाटा स्टेटमेंट जो है वो हमेशा इकट्ठे यूज़ होते हैं। द रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब रीड स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स की एक लिस्ट को स्पेसिफाई कर लेते हैं एंड रीड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स फ्रॉम द लिस्ट कॉन्स्टेंट स्पेसिफाइड इन दी डाटा स्टेटमेंट, यानी जो हमने यहाँ पे जो चीज़ रीड आउट की ना उसी कॉन्सेप्ट को देखिएगा। डाटा स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स की एक लिस्ट को स्पेसिफाई कर लिया। अब हमने पढ़ा कि उसी वेरिएबल को कोई ना कोई उसकी वैल्यू भी होगी, तो जो वेरिएबल की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी जो उसकी वैल्यू होगी उसको रीड करने के लिए हम रीड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सपोज अगर हमने ए बी सी डी ये 4 वेरिएबल्स की एक लिस्ट बना ली डाटा स्टेटमेंट में, तो अब ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, इसको हम रीड करेंगे थ्रू रीड स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास है इसकी एग्जांपल। आप अगर रीड या डाटा स्टेटमेंट आता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसके साथ आपने इसकी बच्चों एग्जांपल लाजमी देनी है। यानी हमारे पास यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल्स को आप साथ में देखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। रैम इन दी प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड्स डाटा फ्रॉम टू डाटा स्टेटमेंट्स। रैम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ पेंटागन वेयर ए बी सी डी एंड ई, यानी रीड और डाटा ये दोनों हमेशा इकट्ठे ही वैल्यूज यूज होंगे। अगर हमने रीड में वैल्यूज दी ना ए बी, देखिए ऊपर हमने ए बी सी डी ई ये हमने वैल्यूज वेरिएबल्स थी, अब उसके आगे रीड में क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आएंगी। देन आप उसको वैल्यूज असाइन करेंगे, उसके लिए पैरामीटर का हम फार्मूला यूज़ करेंगे डाटा में। अब जो फार्मूला है वो हम डाटा में देंगे और उसके बाद आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाए आप रीस्टोर स्टेटमेंट के ऊपर। ये स्टेटमेंट आपके पास पेपर में नहीं है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इनपुट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट में क्या है, द स्टेटमेंट इज़ यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आपने जो भी डाटा हम देते हैं एज ए इनपुट, यानी हमारा रा डाटा जो है वो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो होती है हमारी इनपुट। तो हम जिस स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट देंगे उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इनपुट स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। तो इनपुट स्टेटमेंट की अगर पूछा जाए तो आपने उसकी डेफिनेशन विद सिंटैक्स और उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल कोट कर देनी है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही अगर पूछा जाए कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन बताएंगे, देन आपने उसका सिंटैक्स और एग्जांपल। अब प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक, यानी बेसिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टेटमेंट है ये। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक मेक्स यूज़ ऑफ इट। ऑलमोस्ट यानी तकरीबन सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिक में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। All the programs we have seen so far in this text have used it in different ways. This statement is used to display text and numbers. अब ये स्टेटमेंट किस काम आएगी, डिस्प्ले करना है, यानी इसने आउटपुट हमें देनी है। नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। ये कहाँ पे हमें आउटपुट देगी, ऑन स्क्रीन देगी।
ये देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो हमें ये यहाँ पे इसकी आउटपुट टेक्स्ट और नंबर्स दोनों फॉर्म में शो हो रही है। इसका सिंटैक्स देखिए, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इसी को हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट मे बी न्यूमेरिक, यानी जो एक्सप्रेशन लिस्ट में आएंगे वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? बाय कॉमास, कॉमास के थ्रू हमने इनको सेपरेट करना है, या हम उसको स्पेस के थ्रू कर सकते हैं, या हम सेमी कॉलन के थ्रू करेंगे। इफ़ वी omit द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, अगर हम लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस को omit कर जाएं, यानी हम इसको अगर छोड़ देते हैं, या आप ब्लैंक लाइन इज प्रिंटेड, तो उसकी जगह पे एक ब्लैंक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। वी कैन आल्सो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह हम एक क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, यानी आप प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पे क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। दिस विल बिहेव इन द सेम वे एज अ प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव्स, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, यानी आप प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पे क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन टू एक्सप्रेशंस इन प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ कॉलन, जब हम दो एक्सप्रेशंस को प्रिंट स्टेटमेंट में कॉलन से सेपरेट करेंगे, तो जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा ना, डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी जैसे ही फर्स्ट एक्सप्रेशन खत्म होगा उसके फ़ौरन बाद सेकेंड एक्सप्रेशन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। GW बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन इनटू प्रिंट जोन ऑफ 14 स्पेस, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि GW बेसिक में हर लाइन में प्रिंट जोन उसका कितना है, 14 स्पेस है, यानी 14 स्पेस तक वो काम करेगा, उसका प्रिंटिंग जोन है। वी कैन आल्सो यूज़ अ कोमा, इसके अलावा हम कोमा का भी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन, यानी हमने जब एक्सप्रेशंस को सेपरेट करना है तो हम सेमी कॉलन की जगह पे कोमा का यूज़ भी कर सकते हैं। This caused the second expression to be displayed at the start of the next zone. अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस का आएगा, अगर हम कोमा का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन, तो जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो हमारे पास कहाँ पे शो होगी? स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट जोन, यानी एक जोन कितने का है? 14 स्पेस का है, तो नेक्स्ट जोन में स्टार्ट के ऊपर हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन शो होगी। अदरवाइज पहले ऊपर क्या था कि अगर आप कॉलन यूज़ करते हैं और दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो पहली के फ़ौरन बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेकिन अगर आप कोमा का इस्तेमाल करते हैं तो एक जोन ख़त्म होने के बाद अगला जोन जो है वो सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। अब इनपुट स्टेटमेंट की हमने डिटेल नहीं देखी थी, तो अभी हम इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। Prompts a string in the message that is displayed on the screen to assist the user to input correct data, यानी हमारे पास prompt string is the message, यानी फौरी तौर पे एक मैसेज अपीयर हो जाता है। We can specify more than one variable with a single input statement, हम एक सिंगल इनपुट स्टेटमेंट में more than one variable, एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। During program execution, the value entered by the user are assigned to the corresponding values according to the same sequence in which they are listed. यानी यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, द वैल्यूज़ एंटर्ड बाय द यूज़र, तो जो यूज़र वैल्यूज़ एंटर करता जाएगा, असाइन टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड, यानी यूज़र ने डाटा इंटर करते हुए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर ए वेरिएबल था उसकी जगह पे उसने वैल्यू लिखी 18, बी आना था उसके बाद उसने उसकी जगह पे लिख दी 20, सी की जगह पे उसने लिख दी 30, तो क्या होगा कि सेम उसी ऑर्डर के साथ जैसे जैसे हम वैल्यूज़ असाइन करते जाएंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एज ए यूज़र, वैसे वैसे कंप्यूटर उन्हीं वैल्यूज़ को असाइन करता जाएगा वेरिएबल्स को। The number of data items supplied by the user must be the same as the number of variables in the list. अब जो हमने डाटा असाइन करना है ना, उसके नंबर्स उतने ही होने चाहिए जितने वेरिएबल्स हैं। सपोज अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है 5, तो हमें 5 नंबर्स ही असाइन करने हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 10 वैल्यूज़ दे दें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और बाकी के 5 वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे। तो जितने वेरिएबल्स हमने शुरू पे स्पेसिफाई कर दिए, हम उतनी की ही उसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। द टाइप ऑफ ईच डाटा item input must average with the type specified by the variable name. When a semicolon is used to separate the prompt string from the list of variables, a question mark appears at the end of the prompt string. This question mark can be avoided by using a comma, यानी हमारे पास
जैसे ही हम कोई व्हेन अ सेमीकोलन इज़ यूज्ड, जब हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स की लिस्ट से, तो एक क्वेश्चन मार्क हमारे पास अपीयर हो जाता है। हम इस क्वेश्चन मार्क कहाँ पे अपीयर होगा? एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, यानी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के एंड के ऊपर फौरी तौर पे क्वेश्चन मार्क अपीयर हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क को नहीं लाना चाहते या हम नहीं चाहते कि ये शो हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेमीकोलन की जगह पे हम कोमा का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बच्चों हमारा चैप्टर जो है सेकंड, वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अभी उनके निशान लगवाती हूँ, आप लोग उसको साथ में याद रखेंगे। उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो हमने अभी साथ ही में देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके करेंगे। सबसे पहले तो एमसीक्यूज को एक दफ़ा देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। जी डब्ल्यू बेसिक कैन ऑपरेट इन, जी डब्ल्यू बेसिक जो है वो कहाँ पे ऑपरेट कर सकता है? 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड एंड सेवरल मोड। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 मोड्स, यानी ये 2 मोड्स होंगे जी डब्ल्यू बेसिक के। उसके बाद आ गया द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल्स नेम इन जी डब्ल्यू बेसिक। जी डब्ल्यू बेसिक में मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है किसी भी उसके वेरिएबल नेम की? तो वो हमने अभी भी डिस्कस किया, उसकी 40 है। इफ़ टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन, अगर दो या इससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं ऑन अ लाइन, देयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय, तो हम उसको सेपरेट किसके साथ करते हैं? थ्रू सेमीकोलन। हम उसको सेमीकोलन के थ्रू भी सेपरेट करते हैं या हम कॉलन के थ्रू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलन, यानी हम उसको कॉलन के थ्रू सेपरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल्स? तो इंटीजर के लिए हमने पढ़ा था कि उसके लिए परसेंटेज साइन होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे डॉलर साइन है ये किस चीज़ के लिए है? ये हमारे पास स्ट्रिंग के लिए था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? हमारे पास इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है? ये हमने डिस्कस करते हुए भी देखा था कि आपको, बल्कि मैंने बताया था कि इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उस टेबल में से। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारे पास इस ऑपरेटर की है। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ, वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम? यानी प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है हमारे पास F2। When a floating point value is converted to an integer, the fractional part, तो हम fractional part को क्या करते हैं? हम उसको round off कर देते हैं। Which of the following statements temporarily stop the execution of a program? इनमें से कौन सी जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम को एंड नहीं करेगी बल्कि वक्ती तौर पे या आर्जी तौर पे उसको स्टॉप कर देगी? तो वो है हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड continues the program whose execution was terminated temporarily? तो इसका हमारे पास आंसर है कॉन्ट कमांड। इसके अलावा जो हमने क्वेश्चंस वैसे कवर करने हैं, तो आपने 4, 5, 6, ये हम क्वेश्चंस इसके साथ करेंगे। 4, 5, 6 और 7 ये क्वेश्चंस हम करेंगे। 8th क्वेश्चन हमने नहीं करना, यानी हमने जस्ट 7 तक ये क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ आपने 9th और 10th क्वेश्चन भी हम करेंगे, 9 एंड 10 क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे पास इसके 10 में से जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो अब हमने कौन कौन से करने हैं इसको भी देख लेते हैं। इसमें से आपने करना है सेकंड क्वेश्चन। इसके अलावा हम करेंगे जी 7th, 8th और 9th, ये तीनों क्वेश्चंस हम करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।